भाइयों बहनों, जय हिंद जय भारत। पिछली वीडियो में हमने गांधी जी के जीवन परिचय के ऊपर चर्चा की और फिर उस वीडियो का जो प्रसंग था उस प्रसंग पर भी हमने कुछ चर्चा की। आज हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं व्याख्यानमाला लेकर के आया हूँ गांधी जी की आत्मकथा के कुछ अंश। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भेजिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। तो गांधी जी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी हुई थी, आप इसका प्रश्न वीडियो के इनबॉक्स में जाकर के दीजिएगा। फिर मैंने आपको बताया गांधी जी का जन्म कब हुआ, इसका उत्तर भी आप इस वीडियो के इनबॉक्स में जाकर के दीजिएगा। 2 प्रश्न दिए मैंने आपको, क्योंकि इस वीडियो के ये दोनों प्रश्न पहले वाले वीडियो को पढ़ोगे देखोगे तो आपको उत्तर मिलेगा। तो सत्य के मेरे प्रयोग, इस पर सबसे पहला बिंदु आता है सभ्य पोशाक में। सभ्य पोशाक में तो ये सभ्य पोशाक में क्या है, तो गांधी जी जहाँ गए फॉरेन कंट्री पढ़ने शिक्षण के लिए गए थे, और ये हमारे लिए इसलिए लेकर के आए हैं कि विद्यार्थी कहीं भी इधर उधर जाता है तो विद्यार्थी का जीवन कैसा हो, विद्यार्थी का जीवन कैसा हो। तो गांधी जी ने इस विद्यार्थी के जीवन के लिए इन्होंने लिखा है सभ्य पोशाक में। विद्यार्थी जहाँ भी पढ़ने जाता है तो कई प्रकार के उलझनों के अंदर उलझ जाता है, और उस उलझन से कैसे बचा जाए। तो गांधी जी जहाँ अफ्रीका गए थे तो वहाँ अपने मित्रों के साथ किस प्रकार रह रहे थे, इस पर चिंतन किया है सभ्य पोशाक में। तो वहाँ गांधी जी ने अपना छात्र जीवन, उस छात्र जीवन के बारे में जो छद्म आकर्षण है, उन छद्म आकर्षणों से बचने के लिए गांधी जी ने इस विचार को दिया। तो छद्म आकर्षण क्या है? छद्म आकर्षण जैसे माना कि आपको कह दिया जाए कि हमारी वेशभूषा कैसी हो, टाई कैसी लगी हुई हो, बाल कैसे हो, फिर टोपी कैसी हो, इस पर इन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से समझाया है। यानी कि हम विलायत जाते हैं तो हम विलायत किया, जैसे माना कि ग्रामीण अंचल का कोई बच्चा जोधपुर आकर पढ़ रहा है तो वो ग्रामीण अंचल में अपनी अलग फिलोसॉफी में रहता था, और यहाँ आते ही वह जो ग्रामीण अंचल की जो फिलोसॉफी थी वो यहाँ के वातावरण में रह करके वो भूल गए, अपने मित्रों को देख करके कि मुझे ऐसी पोशाक चाहिए, ऐसी ड्रेस चाहिए, ऐसे बाल कटे हुए चाहिए, आधे बाल कटे हुए चाहिए या पूरे बाल कटे हुए चाहिए, यानी कि ये साइकोलॉजिस्ट विद्यार्थी को डिस्टर्ब करता है। इसको बोलते हैं छद्म आकर्षण, तुच्छ आकर्षण। और तुच्छ आकर्षणों के अंदर क्या होता है, विद्यार्थी उलझ जाता है, और विद्यार्थी जैसे उलझता है तो अपनी शिक्षा व्यवस्था भूल जाता है। जैसे शिक्षा व्यवस्था भूलेगा तो फिर गांधी जी जैसे माना कि वहाँ जाते ही गांधी जी ने मन के अंदर सोचा है कि मेरी एक अच्छी चैन हो जो मैं हमेशा गले में पहन करके घूमता रहूँ, मेरी अच्छी एक टाई हो जो मेरे गले में लटकती रहे, फिर मैं जब जाता हूँ तो 10 बार घर से बाहर निकलने से पहले करीने से बालों को संवारूँ, बार संवारूँ। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये भी छद्म आकर्षण है, और क्या है। फिर गांधी जी ने अपने कपड़ों के ऊपर, अब जो भारत से गए हैं और अफ्रीका में गए तो हम वहाँ किस लिए गए, शिक्षण के लिए गए, वकालत करने के लिए गए हैं। तो वकालत करने के लिए गए हैं तो हम उस छद्म आकर्षणों के अंदर उलझ जाएंगे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था डिस्टर्ब होगी। इसलिए गांधी जी ने विद्यार्थियों को ये संदेश दिया है कि हम सभ्य पोशाक में बनने के लिए, सभ्यता में रहने के लिए कम से कम हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको नहीं भूलें। अगर उसको भूल गए तो हम हमारी सभ्यता को सभ्य पोशाक में नहीं रख सकते हैं। केवल पोशाक ही सभ्य नहीं होनी चाहिए, जीवन व्यवहार सभ्य होना चाहिए, जीवन व्यवहार में सभ्यता आनी चाहिए। इस पर गांधी जी ने कुछ बातें बताई। फिर गांधी जी कहते हैं कि रास्ते में चलते हैं ना स्टूडेंट, तो वो कुछ सोचते हैं मन के अंदर कि यार मैं कैसा, मैं मतलब गजब का लगूँ। तो गांधी जी ने भी ये बताया
कि मैं जब चलते चलते रास्ते के अंदर चल रहा था तो मैं बार बार बालों के ऊपर हाथ फेर रहा था कि मेरे बाल कैसे हैं, बालों को संवार रहा था। तो हम सबको ये गांधी जी ने अपनी सभ्य पोशाक में इस पर चिंतन दिया है कि विद्यार्थी, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको क्या कैसे रहना है। आपको आपके जीवन में सभ्यता रखनी है तो नो डाउट आप आधुनिकता के साथ चलिएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आधुनिकता के साथ चलते चलते हम अपने आप को भूल जाएं। अपने मित्रों के साथ में हमारा खान पान, रहन सहन इत्यादि इस पर चिंतन किया है। फिर गांधी जी वहाँ अपने अफ्रीका में गए तो वहाँ पर गांधी जी ने अपने आप को सभ्य बनाने के लिए नाच घर जाना शुरू कर दिया, यानी कि नृत्य सीखना, नाच सीखना। फिर उन्होंने सोचा कि यार मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ अन्य भाषाएं सीखूँ, तो फ्रेंच भाषा में भी बोलना सीखा गांधी जी ने, फ्रेंच भाषा में। फिर बात करते हैं कि हमारे सामने जब गांधी जी वहाँ गए तो वहाँ गांधी जी ने सोचा कि यार मैं संगीत भी सीखूँ, तो वहाँ गांधी जी ने वायलिन खरीद लिया और वायलिन खरीद करके उसको बजाना सीख लिया, जबकि उनका काम, उसका मुख्य उद्देश्य से भटक रहे थे। मुख्य उद्देश्य वकालत का पेशा, लेकिन मुख्य उद्देश्य से भटकना शुरू कर दिया। जब गांधी जी ने अपनी आत्मकथा के अंदर ये विचार लिखे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मैं सभ्य बनने के चक्कर में मैं अपने आप को भूल रहा। फिर गांधी जी इस प्रकार का जो जीवन था, उस जीवन को ऐसा लगा कि मैं भारत से आया हुआ हूँ और मैं तो इंग्लैंड का जीवन जी रहा हूँ, मुझे अभी इंग्लैंड का जीवन नहीं जीना चाहिए। और फिर इस प्रकार की जब चिंतन आए तो गांधी जी ने सब प्रकार के कामों को छोड़ दिया, नाचना, गाना, वॉल्यूम बजाना और करीने से बाल संवारते रहना, ये सब गांधी जी ने उस समय फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, इससे मेरे देश का भला होने वाला नहीं है। मैं वायलिन बजा करके क्या देश का भला कर दूंगा क्या। जैसे ही नाच गाना सीख करके या यानी कि मैं इस सभ्य पोशाक में रह करके मेरे देश का भला कैसे कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने अच्छी शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान दिया और वायलिन भी उन्होंने सीखा। लेकिन उनके मन के अंदर जो भाव आए, उस भावों को उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा। और फिर उन्होंने एक ही बात लिखी लास्ट में, क्या लिखी कि मैं विद्यार्थी हूँ। यानी हम सब जब शिक्षण व्यवस्था कर रहे हैं, गांधी जी के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले याद रखना चाहिए कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी का क्या काम है। विद्यार्थी, आप व्याख्या करिएगा। आप व्याख्या करने वाले बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, 12वीं के बच्चे हैं। छोटा बच्चा शिशु वाटिका का या पहली दूसरी का 5वीं 7वीं का होता तो मैं आपको विद्यार्थी की व्याख्या करके बताता। विद्या धनार्थी, तो इसके ऊपर आप चिंतन करिएगा। और फिर इस विद्या धन के माध्यम से मैं मेरे राष्ट्र का भला कैसे कर सकता हूँ, यहाँ से सीख करके, विद्या रूपी धन को सीख करके मैं मेरे राष्ट्र का भला कैसे करूँ, इस पर उन्होंने इस नए विचार की ओर हमें प्रेरित किया है। फिर दूसरी बात उन्होंने अपने जीवन की बताई। आत्मकथा का पहला अंश था सभ्य पोशाक में, दूसरा अंश बलवान से भिड़ंत, बलवान ताकतवर। अब बलवान से कैसे भिड़ा जाए, सामने वाला बलवान है और उसे भिड़ना। गांधी जी तो कहा कि भाई अन्याय का मुकाबला कैसे करें, और अन्याय का मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना है। तो उसके लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का एक थाना था जोहान्सबर्ग, क्या नाम था, जोहान्सबर्ग। उस जोहान्सबर्ग थाने में भेदभाव हो रहा था और उस भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाए। भेदभाव यानी कि काले गोरे का भेद या रिश्वत लेना, रिश्वत के द्वारा भारतीय या दूसरे फारसी बच्चे थे उनके साथ में भेदभाव करना, या जो बाहर से बच्चे आए थे इंग्लैंड से उनके साथ भेदभाव करना। इस प्रकार गांधी जी को ये बात जमी नहीं, तो वहाँ जोहान्सबर्ग थाना था, उस जोहान्सबर्ग के थानाधिकारी से जाकर के भिड़ गए, मिले और जाकर के कहा कि ये इस प्रकार की शिकायत है। थानाधिकारी यानी पुलिस कमिश्नर साहब उनसे मिले और मिल कर के कहा कि ऐसी शिकायत है तो क्या करें। तो पुलिस कमिश्नर ने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो इसका उत्तर है नहीं, इसका उत्तर तो आपके पास है। तो गांधी जी ने कहा कि हमारे पास इसका उत्तर तो कि हाँ, आप अच्छे ऐसे कुछ नवयुवक तैयार हो जो इस बातों की गवाही दे सको और मजबूती के साथ खड़े हो सको। और जब
आप मजबूती के साथ खड़े होंगे तो फिर मैं आपकी शिकायतें सुनूंगा। उसी आधार पर गांधी जी ने अपनी गवाही पेश करने के लिए अपने पास में ऐसे पक्षकार यानी गवाह जो बयान दे सके ऐसे मजबूत व्यक्तियों को तैयार किया और दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने फिर अपनी वहाँ पर उन अपराधियों को अपने ताकत से, अपने आत्मबल के ताकत से अपराधियों को सज़ा दिलाई। इस प्रकार गांधी जी ने कहा कि बलवान से भिड़ंत कैसे हो। ये गांधी जी का एक आत्मबल का प्रयास था और उस प्रयास में आप सफल भी हुए। इस प्रकार का प्रयत्न विद्यार्थी को भी अपने जीवन में करना चाहिए, यानी कि जीवन के अंदर कभी झूठी गवाही नहीं हो, लेकिन अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। वह जो जोहान्सबर्ग थाना था, वह जोहान्सबर्ग थाना एशिया का सबसे बड़ा थाना माना जाता है। उस जोहान्सबर्ग में कोई भी जो हिंदुस्तानी थे या